जय हिंद एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द चैनल। हमारी सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड एसएसबी इंटरव्यू प्रोसेस के प्लेलिस्ट की ये पहली वीडियो होने वाली है, तो हो सकता है कि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए। और इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ मेरा पहला लाइफ का एसएसबी एक्सपीरियंस कैसा था, कहाँ पर हुआ, ओवरऑल ये प्रोसेस कैसी थी, और बेसिक से लेके हायर लेवल तक हम इसमें डिटेल में बात करेंगे। तो मेरा ये जो एक्सपीरियंस है, ये फर्स्ट टाइम मेरा एसएसबी हुआ था वाराणसी में, विच इज़ अ एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड। वो मैं आपको गूगल मैप्स पे भी दिखा देता हूँ सबसे पहले, क्योंकि आने जाने से ही दिक्कतें बच्चों की जो है शुरू हो जाती है। तो ये आप देख लीजिए, ये गूगल मैप्स पे है। दिस इज़ द वाराणसी रेलवे स्टेशन। और इसके ठीक पीछे यहाँ पर राइट साइड में ये है आपका पूरा एसएसबी का एरिया। वैसे तो आप स्टेशन से निकल के बैक साइड से डायरेक्टली यहाँ पे जा सकते हो, यहाँ पे गेट है। लेकिन जब सुबह आपको रिपोर्टिंग करने बोलेंगे 6 बजे, तो वो रिपोर्टिंग कहीं पे यहाँ पर होती है, आखिरी प्लेटफॉर्म के नीचे। फिर यहाँ से आपको ये अंदर जो डेपो आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक बस होती है, वहाँ पे हमें ले जाया गया था। और फिर वो बस घूम फिर के ये पूरा एरिया कवर करके इस मेन गेट के रास्ते अंदर पहुँचती है। तो शायद इसमें उनका सिक्योरिटी कंसर्न है कि बच्चे डायरेक्टली यहाँ पे ना आ जाए। अदरवाइज जो मेन गेट है एएफएसबी वाराणसी का, वो यहाँ से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर है। लेकिन आपको ऐसे अंदर से घुमा के फिर आके वो लोग लेके आते हैं। एनीवेज, यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब मुझे, अब मैं क्योंकि पहली बार जा रहा था, तो मेरे पास कोई स्टे ऑप्शंस एज सच मुझे पता नहीं थे। और इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ कि ओयो वगैरह अगर आप बुक करोगे तो काफ़ी महंगा पड़ता है। 1500 के नीचे तो मिलेगा नहीं। ये जो आप स्टेशन का फ्रंट साइड देख रहे हो, इस रोड को क्रॉस करके अगर आप इस इलाके में आते हो सीधा फ्रंट में, तो शायद यहाँ की जो गलियाँ हैं मेन, जैसे आप पहले प्लेटफॉर्म से बाहर निकले, फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर के पीछे जो गलीज हैं, वहाँ पे कुछ अच्छे होटल्स हैं जो मिनिमम आपको 500 रुपये में एक अच्छा अरेंजमेंट दे सकते हैं। अब मुझे पता नहीं था उस टाइम, जब मैं वहाँ पे घूमा तो पता लगा। तो अगर आप जाना चाहते हो तो कोई पहले से बुकिंग करने की आवश्यकता नहीं है। स्टेशन के बाहर निकलो, डायरेक्टली ऑन द स्पॉट आपको फिर यहाँ पे कुछ ये बड़े होटल्स नहीं, अगर आप इन गलीज में घूमोगे तो डॉर्मेटरी टाइप रूम्स होते हैं जो एक रात के स्टे के लिए काफ़ी है। 500 में आपको रहने का हो जाएगा, 500 रुपये आप खाने का पकड़ लो। तो 1000 से नीचे में लगभग आपका एक दिन निकल जाएगा। और फिर दूसरे दिन तो आपको यहीं पे जाना है। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि सिलेक्शन सेंटर के मैक्सिमम, अब क्योंकि वैसे तो यहाँ ऑप्शंस बहुत अवेलेबल है स्टे के, बट ज़्यादा ही हो जाए तो 3 किलोमीटर के दायरे के बाहर आप ना जाएं। क्योंकि वाराणसी में वैसे तो कोई इशू होता नहीं है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, लेकिन सुबह क्योंकि 6 बजे आपकी रिपोर्टिंग है और काफ़ी सारे 200-250 बच्चे एक दिन में आना जाना यहाँ पे करेंगे, तो थोड़ी दिक्कत आपको सुबह हो सकती है। तो 1 से लेके 3 किलोमीटर के दायरे में आप होटल अपना देख लीजिए। दूसरा, इट इज़ वेरी एडवाइजेबल कि आप डायरेक्टली उस दिन सुबह वहाँ ना पहुँचे। एक दिन पहले आप वाराणसी में आके रुकिए, अगर आपको आसपास कहीं घूमना है या सिर्फ आके रेस्ट भी करना है। बिकॉज आगे जैसे मैं बताऊंगा पूरा दिन आपका बिजी रहता है पहले दिन से लेके। एंड आई होप कि आप इसी माइंडसेट से जाओगे कि कम से कम स्क्रीन आउट तो आपने नहीं होना है। तो अगले 5 दिन काफ़ी स्ट्रेस आप पे पड़ने वाला है, तो बेहतर है कि आप एक दिन पहले आ जाओ। दो इम्पोर्टेंट बातें जो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता दूं, वो ये है कि मैं तो अब नवंबर में गया था 2020 में, और उस समय कोरोना का काफ़ी हाई पीक चल रहा था। लेकिन यहाँ पे ये लोकल्स में बहुत मैंने आदत देखी कि कोई मास्क नहीं पहन रहा था, पान खा के जगह जगह आपको थूकते हुए नजर आ जाएंगे। तो कंडीशन सिटी का उतना कोई हाइजीनिक नहीं है, क्योंकि ये पुराना शहर है और वहाँ पे उतनी हाइजीनिक फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी नहीं जितनी एसएसबी के अंदर होती है। आम जनता को वैसे भी आप बाहर कुछ बोल नहीं सकते हो, तो मास्क वगैरह आप लगा के घूमो। और हाइजीन के नाम पे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट तो मत ही करना, बिकॉज हालत वहाँ ठीक नहीं थी उस टाइम। अभी का मैं नहीं कह सकता। और यदि आप कहीं घूमना चाहते हो आसपास, तो गंगा नदी तो है ही, लेकिन थोड़ा वहाँ रिस्क होता है, संभल कर जाइएगा इफ़ यू वांट टू ट्रैवल। कि गंगा नदी के जो घाट है वो बहुत समय पानी के नीचे होने के कारण स्लिपरी होते हैं। तो कई बार हुआ है कि एसएसबी के बच्चों के साथ वहाँ एक्सीडेंट भी हो चुके हैं। तो डू नॉट टेक अ बिगर रिस्क। कम से कम अगर एक दिन पहले आ रहे हो तो आराम करो, एंड देन नेक्स्ट मॉर्निंग यू कैन वेरी हैप्पीली गो फॉर योर एसएसबी। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, आपका जो रिपोर्टिंग पॉइंट है वो एग्जैक्टली आपके कॉल लेटर में मेंशन्ड होता है। लेकिन इसके बेसिस पे मैं दिखा दूँ तो ये जो आखिरी प्लेटफॉर्म है इसका, उसके साइड में वो लोग बुलाते हैं। सामने ही बस खड़ी होती है, वहीं पे आपको कैडेट्स सुबह सुबह दिख जाएंगे, तो पता लग ही जाता है।
तो दैट इज़ नॉट एन इशू। वाराणसी में शायद 5 प्लेटफॉर्म है मान लीजिए, तो जो प्लेटफॉर्म नंबर 5 है आखिरी वाला, वहीं पे आपका रिपोर्टिंग पॉइंट वो लोग रख देंगे। और इसके बाद होता है आपका डॉक्यूमेंटेशन। तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, एक एक बात जाननी ज़रूरी है, भले ही आप रिपीटर हो। एंड वन मोर थिंग विच आई वांट टू टेल यू इज़ अपने टिकट्स, फ्लाइट से आओ, बस से आओ या सिटी बस से भी अगर आप ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, एक एक चीज़ आप संभाल के रखना। क्योंकि ट्रैवलिंग अलाउंस में मान लीजिए आपने 10-20 रुपए का भी कहीं ट्रैवलिंग किया है तो उसका भी वो रिफंड आपको दे देंगे, प्रोवाइडेड आपके पास एविडेंस होना चाहिए। तो टिकट्स तो आप सारी संभाल के रखो अपने पास, अदरवाइज बहुत दिक्कत होती है फिर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि टिकट्स आपने रखनी है, वैसे ही बाकी छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। बिकॉज व्हाट हैपेंड इन आवर केस वाज वी हैड अराउंड 212 या 213 लोगों का रिपोर्टिंग हुआ था, जितना मैं ऊपर से देख पाया। लेकिन 10-15 बच्चों को सिर्फ इसलिए बाहर निकाल दिया क्योंकि आरटीपीसीआर का रिपोर्ट नहीं था। तो ध्यान से मैं हमेशा कहता हूँ कि नोटिफिकेशन जो है आप बहुत ध्यान से पढ़िए। अगर उसने बोला है कि आरटीपीसीआर लेके आइए तो उसी टेस्ट का रिपोर्ट वो लोग वैलिड पकड़ेंगे। आप कितना भी निगेटिव टेस्ट आपका हो जाए वो फ़र्क नहीं पड़ता। अगर उसने आरटीपीसीआर बोला है और आप रैपिड एंटीजन या कोई और टेस्ट करवा के आए हो, गेट पे जो बंदा होता है वो आपकी बात बिल्कुल नहीं सुनेगा, आपको वहीं से भगा दिया जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो गेट पर ही चेक होती है वो है आपका कॉल लेटर और आपका आईडी प्रूफ। तो ये फोल्डर के बाहर ही अलग से निकाल के रख लेना, क्योंकि फिर पूरे सामान में ढूंढने जाओगे तो मिलता नहीं है। और ये छोटी छोटी बातें हैं जिसमें गड़बड़ियाँ होती है, और फिर बच्चे खुद ही पगला जाते हैं कि भाई ये मैंने कहाँ रख दिया था या वो किस पॉकेट में था। स्पेशली जो आधार कार्ड, जिनके पास छोटे वाले आधार कार्ड है पॉकेट में जो आते हैं, वो भैया ठीक से आप पकड़ के एक जगह पे रखो, क्योंकि वक्त पे याद ही नहीं होता है। क्योंकि एक तो आपकी पीठ पे बैग होती है, दूसरा आपका ट्रॉली बैग रहेगा जो आप एक हाथ से पकड़े हो, ऊपर से वो आपको 4 डॉक्यूमेंट्स एक साथ मांग लेगा, 3 या 4 जितने भी है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी आपका दिमाग ख़राब कर सकती है वहाँ पे। तो इन सब से बचना है तो पहली रात को ही सारी आप तैयारी करके रखिए, सुबह आपको वहाँ तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। तो जब मेरा टाइम पे था तो 12-13 को तो उसी टाइम पे उन्होंने बाहर निकाल दिया। फिर जैसे मैंने आपको मैप्स में दिखाया था, पीछे वो लोग पार्किंग में ले गए, बस में बिठाया, और सभी का लगभग जो लगेज है वो एक ही बड़े ट्रक में वो लोग डाल के लेके जाते हैं। फिर जब हम एसएसबी सेंटर पहुँचे, तो अब बस से जा रहे थे तो बस में लिमिटेड कैपेसिटी होती है 40-50 लोगों की। तो 40 या 50 के ग्रुप में वो भेजते हैं। तो मेरा पहला ही ग्रुप था, पहले जाने का मौका मिला। अंदर जाने के बाद एएफएसबी में आपको पता है कि 4 इसका डॉक्यूमेंट चेक होता है, जो आपका कैंडिडेट क्वेश्चनर, डिक्लेरेशन फॉर्म, आपका ट्रैवलिंग अलाउंस। सबसे पहले हमसे ये सारे फॉर्म्स लिए गए, वेरिफिकेशन हुआ। कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उन्होंने हमें लाइन में खड़ा करके आपस में करने बोला। जैसे मान लो लाइन में 10 बंदे हैं, तो दो दो बंदे एक दूसरे का डॉक्यूमेंट देख लेंगे कि भाई किसने कोई डॉक्यूमेंट मिस तो नहीं कर दिया। एंड दिस वाज एक्चुअली वेरी अ स्मार्ट टेक्निक ऑन देयर पार्ट, क्योंकि वो लोग अपना काम हमसे करवा रहे थे और अपना टाइम बचा भी रहे थे। तो जल्दी से हमारा सब निपट गया। फिर आपको भेजेंगे ब्रेकफास्ट के लिए। ब्रेकफास्ट तो वैसे थोड़ा कम ही देते हैं वो, क्योंकि इतने बच्चे होते हैं। तो पहली रात को जो आप पेट भर खाना खाइए, एक चाय आपको, चाय या कॉफ़ी आपको दे देंगे और थोड़ा सा पोहा या उपमा ऐसा कुछ मिल जाएगा। हमें तो उपमा दिया था, और बहुत मिनिमम होता है, उससे पेट नहीं भरता है आपका। तो अगर साथ में कुछ खाने की चीज़ है पॉकेट में तो वो रख लेना, अदरवाइज़ बाकी जैसे मोबाइल और पर्स है वो तो आपका बैग में रहेगा। एक छोटी कोई खाने की चीज़ हो तो छोटी सी, ज़्यादा बड़ी नहीं, क्योंकि वो वैसे अलाउ नहीं करेंगे। एक बार फिर फूड हो जाए तो आपको भेज देते हैं एएफएसबी वाराणसी में फर्स्ट फ्लोर पे, जहाँ पे एक बड़ा सा हॉल है, और कुछ जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह बाकी आपका प्रोसेस है वो वहीं पे होगा। अब ये जो 40 लोगों का लॉट आ गया था, इसको तब तक बिठा के रखते हैं जब तक आखिरी वाला लॉट आ ना जाए। तो ऐसा नहीं है कि पहले पहुंच गए तो आपको कोई स्पेशल सुविधा मिलेगी, वहाँ बच्चे सो लेते हैं थोड़ा सा, 1-2 घंटा उसमें लगता है। तो जो 6 बजे आपकी रिपोर्टिंग है वो 9 बजे तक तो आपको हॉल में बिठा के रखेंगे। फिर आपको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाएगा। अब ये ग्रुप्स और चेस नंबर के, एक्चुअली ये चेस नंबर के बेसिस पे होता है। तो जैसे हमारे 198 बंदे अंदर आए 212 में से मान लो, उसमें वो नीचे डॉक्यूमेंटेशन में ही 3 अलग ग्रुपिंग बना लेते हैं कि भाई कौन पहली बार आया है, जिसने एसएसबी कभी देखा नहीं लाइफ में, दैट इज़ द फर्स्ट ग्रुप। सेकंड, जो एक बार एसएसबी जा चुका है लाइफ में लेकिन स्क्रीन आउट हो गया, यानी पहला दिन देखा है, 5 दिन बाकी 4 दिन उसने नहीं देखे हैं। और एक वो सबसे महान, हम हमारे टाइप का मैं कहता हूँ, ग्रुप होता है
जो वही रिपीटरों का होता है, उसमें बहुत मचती है आगे जाके। उसमें वो होते हैं जो एक बार एसएसबी दे चुके हैं, रिकमेंडेड हो, मेरिट आउट हो गए, कॉन्फ्रेंस आउट हो गए, तो उनको आप थोड़ा सीनियर मान लो एक्सपीरियंस में। उनका तीसरा ग्रुपिंग बनाया जाता है। अब मैं क्योंकि फ्रेशर था, तो हम शायद 40-50 बंदे फ्रेशर थे, तो हमें शुरू के चेस्ट नंबर दिए गए, उस हॉल में भी सामने बिठाया गया। बाकी जो रिपीटर होते हैं उनको बहुत एकदम पीछे भेज दिया जाता है। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है मैं नहीं जानता, बट दैट इज़ हाउ दिस सिस्टम वर्क्स। ये हो जाने के बाद जब सेटल डाउन हो गए 198 लोग, सबको चेस्ट नंबर मिल गए, तो आपसे बोलेंगे कि अपना टिकट्स और ट्रैवल अलाउंस का फॉर्म आप दीजिए। अलाउंस एज यूजुअल उसी को मिलता है जो पहली बार उस एंट्री के लिए गया है। दूसरी तीसरी बार जा रहे हो तो अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्म पे आपको ऊपर लिखने बोलते हैं कि नॉट एप्लीकेबल, नॉट क्लेमिंग, लेकिन टीए फॉर्म तो आपको सबमिट करना ही पड़ता है, तो वो आप पहले से भर के लेके जाओ। जो डिक्लेरेशन है, क्वेश्चन है, वो भी पहले से फिल करके लेके जाना। अदरवाइज़ वहाँ पे वो करवाते हैं, लाइक 9 बजे हमको बिठा दिया था, तो 10 बजे तक तो फॉर्म फिल करवाते बैठे, वो एक्चुअली वेस्ट ऑफ टाइम है। अगर आप पहले से फिल करके ले जा रहे हो तो आपको वहाँ थोड़ा रिलैक्सेशन का टाइम मिलेगा। इसके बाद ब्रीफिंग होती है, जो ऑफिसर है वहाँ के, और उनको डीएसओ शायद कहते हैं, ड्यूटी सिलेक्शन ऑफिसर, वो आएंगे, एक छोटा सा मोटिवेशन आपको स्पीच देंगे, फिर टेस्ट के बारे में बताएंगे, और काफ़ी अच्छे से ब्रीफिंग दी जाती है, तो बहुत ध्यान से सुनना कि कौन सा टेस्ट होगा, कैसे कंडक्ट करवाएंगे। ये हो जाने के बाद एज़ यूजुअल आपको पता है कि पहला टेस्ट होता है OIR, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग। और यहाँ पर दिल पे हाथ रख के पूरी ईमानदारी से एक बात मैं आपको क्लियर कट बता दूँ कि जितने भी बाहर अवेलेबल है ऑनलाइन में, ऑफलाइन में, OIR के प्रैक्टिस पेपर्स, वो किसी काम के नहीं हैं, क्योंकि वहाँ जो क्वेश्चन बुकलेट होते हैं वो DIPR, यानी जो DRDO की लेबोरेटरी है साइकोलॉजिकल रिसर्च की, उनके द्वारा सेट किए जाते हैं। तो उनमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो सवाल, और बाहर किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी यानी किसी भी, क्योंकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था तो मैं सारी लगभग पॉपुलर वेबसाइट्स, यूट्यूब चैनल से देख के गया था। सिमिलैरिटी ऑफ क्वेश्चंस आपको कहीं पे नहीं मिलने वाली, वो क्वेश्चंस थोड़े अलग लेवल के होते हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, एसएसबी हो गया या कोस्ट गार्ड का हो गया, लेवल के अकॉर्डिंग OIR के क्वेश्चन सेम होते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रेजुएट लेवल पे मान लो, जैसे एक 10th लेवल पे एंट्री होती है, एक 12वीं के बाद होती है, एक ग्रेजुएशन की एंट्री होती है। तो ये जो लेवल्स हैं इनके लिए एक कॉमन इंटेलिजेंस, एक कॉमन मेंटेलिटी चाहिए बंदे में, इसलिए OIR कॉमन रखा जाता है। तो जो OIR आपको कोस्ट गार्ड में दिखेगा, चांस है कि वही आपको AFSB में भी दिखे। मेरे साथ तो ये हो चुका है। मैंने एग्जैक्ट सेम क्वेश्चंस विथ एग्जैक्ट सेम ऑप्शंस मैंने देखे हैं 3-4 SSB में। तो ये बहुत ज़्यादा चलता है, क्योंकि ये लोग उसी सेट को घुमा घुमा के यूज़ करते रहते हैं। लेकिन जो आपको ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन ट्यूशन वाले बेचते हैं, वो एक्चुअल क्वेश्चंस नहीं हैं, और उनको सॉल्व करने का सिर्फ एक फ़ायदा ये है कि आपको पता लग जाएगा कि आंसर कैसे करना है। एंड एनीवेज OIR स्टार्ट होने से पहले जो ड्यूटी ऑफिसर है या साइकोलॉजिस्ट है, वो आपको एक प्रैक्टिस पेपर देता है कि भाई ये लो और इसके सब मिलके सॉल्व करो, तो वो आपको खुद आंसर भी बताता है। ये होने के कारण आपको फिर पता लग जाता है कि आंसर कैसे देना है। लेकिन बॉस, आपको ये नहीं पता लगता कि क्वेश्चन किस टाइप का आने वाला है। सो दैट इज़ अ ट्रिक, हाउ टू मार्क योर ऑप्शन दैट दे विल टेल यू, बट हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑब्वियसली दैट इज़ ऑन योर माइंड। और AFSB में इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि 2 सेट होते हैं, लाइक सभी SSB में होता है। तो जैसे मान लो 200 लोगों को बिठा दिया एक हॉल में, वर्टिकल रो में प्रॉपर अरेंज करते हैं। अगर मुझे पहले OIR में सेट A आया है, तो मेरे बाजू वाले को B होगा, उसके बाजू वाले को C, फिर D, ऐसे जितने सेट वो बना पाते हैं वो लोग देते हैं। लगभग एक रफ कैलकुलेशन होती है कि जितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं, उससे आधे से थोड़ा कम टाइम आपको मिलेगा। जैसे मान लो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस है 50, तो 50 का आधा हो गया 25, लेकिन 25 मिनट्स आपको नहीं मिलेंगे, 18 मिनट्स हमको दिया था उन्होंने। तो 50 क्वेश्चन, उसका आधा 25, 25 से थोड़ा कम 18, तो 18 मिनट आपको मिलेंगे। एक OIR का सेट होता है जो टफ होता है, दूसरा OIR का सेट होता है जो थोड़ा इजी टाइप का होता है, वर्बल नॉन वर्बल उसमें होगा, एक वाले में मैथ्स और रीजनिंग ज़्यादा होगा। नाउ एट अ टाइम, जो वर्टिकल रोज़ आप एक इमेजिन करो अपने मन में कि वर्टिकली उन्होंने बच्चों को बिठाया है, तो जो सेट मुझे आया है वो सेट मेरे बाजू वाले को नहीं आएगा, उसके बाजू वाले को आ सकता है। ये ऑल्टरनेटली रिपीट होता है, लेकिन कॉपी बिल्कुल मत करना, बिकॉज CCTV कैमराज है, सब पकड़े जाओगे।
सो मान लीजिए अगर मेरा सेट क्वेश्चन जो मेरा बुकलेट है उस पे 94 नंबर लिखा है, तो मेरे बाजू वाले को 95 होगा, और ये सभी रोज़ में होगा। मतलब एक लाइन में जो बंदे वर्टिकली बैठे हैं उनको एक कॉमन पेपर मिलता है। तो अगर मुझे 94 है तो मेरे आगे वाला, मेरे पीछे वाला, उसका भी 94 होगा, लेकिन आप देख नहीं पाओगे क्योंकि गैप रो के बीच में बहुत ज़्यादा है। ये टेस्ट हो जाने के बाद वो लोग कहते हैं कि आप सब खड़े हो जाइए और अपना जो क्वेश्चन पेपर है वो एक्सचेंज करिए। तो जो मेरा 94 था वो मेरे राइट या लेफ्ट वाले बंदे को जाएगा, और उसका जो पेपर है मान लो उस पर 95 लिखा है वो मेरे को आएगा। तो ऐसे वो लोग एक्सचेंज करके 2 बार आपका टेस्टिंग करते हैं। जो मेरा पहला सेट है वो बाजू वाले को गया, जो उसका सेट है वो मेरे पास आ गया। ये एएफएसबी में तो होता ही होता है, बाकी एसएसबीज में, आर्मी में जनरली मैंने देखा नहीं है। वहाँ पे टोटली नया सेट दिया जाता है। तो दिस इज़ हाउ द सिस्टम ऑपरेट्स। और इसका फिर ग्रेडिंग होता है, जो मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगा कि ओआईआर के मार्क्स भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब ये हो जाने के बाद आपको कोई लंच ब्रेक वगैरह नहीं दिया जाता। इसके बाद फिर से ग्रुपिंग होती है, 12, 15, 17 या 20, 25 लोग, 20 तो मैक्सिमम बिठाते हैं एक बार। 20-20 के बैचेस में ओआईआर हो जाने के बाद सिर्फ 2 या 3 मिनट आपको टाइम मिलता है, वो आपको सीधा पीपीडीटी के लिए भेज देता है। नाउ अगेन व्हाट हैपेंस इन पीपीडीटीज, एज यूजुअल 200 लोग बैठेंगे, स्टोरी वो दिखाएगा, आपको उस पर स्टोरी लिखनी है। प्रोसेस में आगे अगली वीडियोस में बताऊंगा उसका क्या ट्रिक्स होते हैं, कैसे आप उसे ठीक से कर सकते हो। एक बार आपने स्टोरी लिख दी, उसके बाद आपकी एक इनफॉर्मल ग्रुपिंग होती है। चेस्ट नंबर के हिसाब से 20-20 के, 15-15 के लॉट में आपको बाहर भेजा जाता है। एंड यू मस्ट रिमेंबर, जो 3 ग्रुप्स मैंने आपको पहले बताए थे वो यहाँ पे काम आता है। जो टोटली फ्रेशर बंदे हैं उनका पीपीडीटी अलग होगा, जो बीच वाले हैं स्क्रीनड आउट कैटेगरी उनका अलग से हुआ, और जो तीसरी कैटेगरी है रिपीटर्स की, उनका पीपीडीटी अलग से हुआ। इनफैक्ट यहाँ पर आपको ये जानना ज़रूरी है कि मेरे एक्सपीरियंस में, लाइक फर्स्ट टाइम जब एएफएसबी वाराणसी गया था, तो ओआईआर भी जो है वो इन तीनों ग्रुप्स का अलग अलग करवाया गया। तो इतना ज़्यादा वो टफ था उस टाइम। अभी कैसा है मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे टाइम पे तो ऐसे ही हुआ था। फिर एक बार पीपीडीटी हो जाए तो वो लोग अपना रिजल्ट बनाने में लग जाते हैं। फिर हमें लंच के लिए भेजा गया। एज़ यूजुअल जैसा ब्रेकफास्ट का बताया था, लंच से भी ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत करिए। जो एक छोटे रेस्टोरेंट के डब्बे आते हैं उतने से इसमें चावल और राजमा मिला के दे दिया था उन्होंने इन बच्चों को। तो कोई बहुत हैवी लंच नहीं होता है। खाने में भी आपको ज़्यादा टाइम देंगे नहीं, आधा घंटा दे देंगे। तो बस वो मतलब पेट भर जाएगा, मन नहीं भरेगा, ऐसा खाना होता है। तो हम खा लेते हैं क्योंकि फिर वहाँ कोई ऑप्शन नहीं है। फिर आपको बाहर पार्किंग में भेज देंगे। वहाँ हमें बैग्स हमारी दी गई, सामान के साथ तैयार होने को कहा गया, और अगले 1 घंटे में हमारा रिज़ल्ट आ गया था। रिज़ल्ट में ऐसे होता है कि वो बंदा जो है ऑफिसर, वो पार्किंग में आता है, वो ओपनली रिज़ल्ट अनाउंस करता है। वो उन्हीं चेस्ट नंबर को कॉल आउट करता है जो सिलेक्ट हो गए हैं। तो मेरी बैच में से 49 बंदे सिलेक्ट हुए थे पहले दिन, आउट ऑफ 198। और बाकियों को फिर सी ऑफ करके उनके ट्रैवल अलाउंस के पैसे देके भेज दिया जाता है। कुछ एएफएसबी में ऐसे होता है कि जब आप, जैसे मैंने बताया, सुबह से आप बैठते हो, तो उस फ्री टाइम का इस्तेमाल वो ट्रैवल अलाउंस के लिए कर देते हैं। तभी के तभी आपको अमाउंट वो आपकी कैश में वापस करते हैं। कुछ लोग ऑनलाइन में भी करते हैं। बाकी एसएसबी वाराणसी में ऐसा था कि रिजल्ट के टाइम पे ट्रैवल अलाउंस दिया गया। तो कुल मिला के ये एक प्रोसेस है, होता है पहले दिन। जो लोग फ्रेशर्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना। अब इसकी जो बारीकियां हैं वो मैं इसमें कवर नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि बेसिक्स जानना ही बहुत ज़रूरी होता है। तो आगे आने वाली वीडियोस में डिटेल में मैं एक एक चीज़ पे बात करूँगा। फिलहाल हम एसएसबी के 5 दिन के प्रोसेस पे, मेरे एक्सपीरियंस में जैसे वो आया था उस पर मैं आपको बताते आगे चलता हूँ। ठीक है। अब जो 3 ग्रुपिंग्स पर हमने बात की उसके पीछे लॉजिक उनका ये है कि जो भैया रिपीटर होते हैं, अब क्योंकि मैं खुद ही इतना रिपीटर बन चुका हूँ, 2 रिकमेंडेशंस और 5 एसएसबी हो जाने के बाद, जो 2 रिकमेंडेशंस हुए उसमें भी मेडिकल में मेरा कट गया था नंबर। उस पर भी हम आगे अलग से वीडियो में बात करेंगे। बट एज फार एज दिस प्रोसेस वॉज कंसर्न, जो फ्रेशर्स होते हैं ना वो थोड़े नर्वस भी होते हैं शुरू में। तो कई बार बोलने का मौका 2-3 बार आपको मिल जाता है, कई बार नहीं भी मिलता है। सो दैट इज़ द एक्चुअल लॉजिक बिहाइंड सेपरेशन ऑफ ग्रुप्स, कि जो रिपीटर है उनको सब ट्रिक्स पता होती है तो उनका ग्रुप अलग से, बाकी जनता अलग से। सो दैट इज़ द लॉजिक। अब डे 1 को ऐसा हुआ कि जब हमारा रिजल्ट अनाउंस हो गया था, तो लगेज हैंडओवर किया गया उन बच्चों को जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। ट्रैवल अलाउंस दे के लंच के बाद उन्हें वापस भेज दिया गया।
व्हाट हैपेंड इन आवर केस वाज हमारे लगेज को फिर अलग से ट्रक में रख के लिविंग क्वार्टर्स में भेजा गया, जहाँ पे गूगल मैप्स में मैंने आपको दिखाया था वो लिविंग एरिया है। वहाँ पे डॉर्मेटरी टाइप के रूम्स होती है, डबल बेड्स होता है। कोरोना के टाइम पे तो सिंगल बेड दिया था, अदरवाइज डबल ही देता है। उसी रात फिर हमारा पीआईक्यू हुआ शाम 6 से 7 के बीच में। एज़ यूजुअल उसी ऊपर वाले हॉल में आपको बिठाया गया और वहाँ पे डिटेल में पीआईक्यू फॉर्म वो लोग भरवाते हैं। एक एक चीज़, एक एक डाउट आपका क्लियर किया जाता है। जहाँ तक मुझे याद है 2 से ढाई घंटे हम सिर्फ पीआईक्यू फॉर्म ही भर रहे थे। और जो रिपीटर्स हैं उन्हें भी थोड़ी तकलीफ इसमें हो रही थी, बिकॉज कॉलम्स छोटे छोटे वगैरह होते हैं, तो छोटी बातें हैं लेकिन टाइम लगता है इन सब चीज़ों में। ये हो जाने के बाद हमें नए चेस्ट नंबर्स दिए गए और हम 49 बंदे थे, तो अभी हमारा चेस्ट नंबर चेंज हो गया। जो इनिशियली शायद मेरा 35 था वो आगे जाके चेस्ट नंबर 10 हो गया। और फिर 10 या 12 लोगों के ग्रुप में आपको डिवाइड किया जाता है। नीचे आपको पार्किंग में वो लोग बिठाते हैं, वहाँ अलॉटमेंट होता है रूम्स का। विमानों के नाम पे एएफएसबी वाराणसी में रूम्स है, चेतक, जैगवार, सुखोई वगैरह। मेरा शायद मिराज में था। तो हम 12 लोग थे जो फर्स्ट टाइम ही आ रहे थे। और जब आप लाइन में खड़े होते हैं रूम अलॉटमेंट के लिए, तो एक काफ़ी डिसेंट प्रोसीजर वहाँ फॉलो किया जाता है। वो है कि खाने के बारे में एक मेस का बंदा आके आपको उसी समय बता देता है। आपके नाम तो उसे पता नहीं रहते, लेकिन चेस्ट नंबर आपको मेस में पहनने पड़ते हैं। तो वो चेस्ट नंबर आपको अलग से दिया जाता है छाती पे पहनने के लिए। और बाकी एसएसबी प्रोसेस में चेस्ट पे पहनने के लिए नंबर कपड़े का, क्लॉथ का होता है। मेस में आपको वो प्लास्टिक वाला मिलेगा। तो ये जो मेस वाला बंदा है ये ओपनली आपसे वहीं पे चेस्ट नंबर के आगे पूछ लेता है टिक करने के लिए कि कौन वेजिटेरियन है, कौन नॉन वेजिटेरियन है, किसको सिर्फ अंडा चलेगा, किसको सिर्फ मतलब आपका नॉन वेज का ग्रेवी चाहिए, पीस नहीं चाहिए। तो वो जो कैटेगराइजेशन है वो अपने हिसाब से वहाँ पे बना लेते हैं, ताकि आपकी जो सेंटिमेंट्स है खाने के मामले में उसका पूरा केयर मिलिट्री उस समय ध्यान रखती है। फिर आपको अगले दिन का शेड्यूल जो है वो वहाँ पे दीवारों पे चिपकाया होता है, नोटिस बोर्ड पे जाके आप देख लेना। एएफएसबी वाराणसी में तो वो कैंटीन में कैंटीन में नहीं, कैंडिडेट मेस में ही लगा होता है। और जो आपके डेली के जो ऑफिसर होते हैं जो रोल कॉल वगैरह लेने आते हैं, वो आपको पूरा शेड्यूल समझा देंगे। वैसे तो बाहर चिपका होता है, लेकिन दिन में 2 बार आके वो बता के जाते हैं, तो उस पर आपने ध्यान रखना है। ये जो फॉलिन नाम का प्रोसेस है, फॉलिन यानी बेसिकली रोल नंबर, रोल कॉल होता है ना स्कूल में, वैसे होता है। बस यह रोल नंबर नहीं, आपकी छाती पे जो नंबर है वो उससे वो बुलाते हैं। तो हमारी होती थी शाम को 7 बजे और सुबह 6 बजे। तो यस, 6 बजे होती थी, आपको 4 बजे तक उठना ही पड़ता था। और फिर जो पहले दिन बंदे स्क्रीनड इन होते हैं उनके लिए वो ड्यूटी सिलेक्शन ऑफिसर ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ द एसएसबी आके एक छोटा सा आपको स्पीच देंगे कि भाई अच्छा हुआ आप यहाँ तक पहुँचे हो, आगे लंबा प्रोसेस है वगैरह वगैरह, मोटिवेशन एक टॉक होती है। थोड़ा आपका जोश बढ़ेगा इससे। और फिर डिनर करके आपको सोने के लिए भेज दिया जाता है। बस रात को ये ध्यान रखना कि डिनर के बाद आपने इधर उधर घूमना नहीं है, बिकॉज इन माई बैच व्हाट हैपेंड वाज, खाना खाने के बाद अब जैसे आदत है लोगों का वो घूमने चले गए थोड़ा टहलने के लिए। लेकिन आपको परमिशन नहीं होती है लिविंग एरिया के बाहर जाने की, बिकॉज वो सिक्योरिटी कंसर्न है। वहाँ पे ऑफिसर्स वगैरह भी रहते हैं, उनकी फैमिलीज़ होती है। तो इधर उधर आपने घूमना नहीं है। जो 2 बंदे गेट के बाहर चले गए थे उन्हें फिर काफ़ी वहाँ पे डांट मिली। तो प्लीज़ ऐसा कोई रिस्क आप मत लेना। और जहाँ आपको रहने के लिए बोला है, हाँ, एक दूसरे के रूम में आप जा सकते हो। रात के 8-9 बजे भी मेस में जाके कुछ मिलता है तो खा सकते हो, फ्री होता है। बाकी कोई चिप्स वगैरह खरीदने हैं तो उसके पैसे लगते हैं वहाँ पे। फ़ोन कॉल के भी पैसे लगते हैं, वैसे मैं आपको बता दूँ। घर पे फ़ोन करना है तो 1 या 2 रुपए प्रति मिनट के हिसाब से वो आपसे टेलीफोन का पैसा लेंगे। अदरवाइज़ बाकी सब तो फ्री होता है, जितना खाना है खाओ। और ये काफ़ी स्ट्रिक्टली फॉलो होता है, बिकॉज चेस्ट नंबर वाइज वो लोग, मेस का जो स्टाफ है वो मार्किंग करता है कि कौन बंदा आया, किसने क्या खाया। तो जैसे किसी ने अपना नाम शुरू के रोल कॉल में नॉनवेज की लिस्ट में डाला हुआ है, लेकिन अगर वो नॉनवेज खाने नहीं गया तो फिर उसे थोड़ा वहाँ पे कहा जाता है कि भाई आपका नाम तो यहाँ है, फिर आपने क्यों नहीं खाया। लाइक दैट इज़ नॉट एन इशू, बट इतना बारीकी से मैं आपको बता रहा हूँ कि वो चीज़ों का ध्यान रखते हैं। या किसी दिन आपका टेस्टिंग लंबा हो गया तो वो खुद रूम में आके आपको बुलाते हैं कि खाना खाने आ जाओ, आपका चेस्ट नंबर हमें दिखा नहीं तो आप आए नहीं होंगे। तो इतना वो लोग आपके लिए केयरिंग भी करते हैं। सो इफ़ दे आर केयरिंग सो मच फॉर यू, यू बेटर परफॉर्म वेल इन ऑन द टेस्ट। यही मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। अभी आगे बढ़ते हैं सेकेंड डे पे क्या हुआ था उसके लिए। सो पहला दिन और पहली रात तो वहाँ हमारी अच्छी भी थी। जो बच्चों ने वेजिटेरियन ऑप्ट किया था उन्हें कस्टर्ड डेजर्ट में मिला, शायद गुलाब जामुन भी थे। और पनीर की सब्ज़ी तो वहाँ रोज़ बनती है लगभग।
जो नॉनवेज वाले थे उन्हें काफ़ी हेवी चिकन वगैरह पहले दिन खिलाया गया और इस तरह से पहले दिन वहाँ पे हमारा समाप्त हुआ। अब जो दूसरा दिन है वो है आपका साइकोलॉजी टेस्ट, जिसमें सबसे पहले आपसे टीएटी करवाएंगे, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, यानी जैसे पीपीडीटी में स्टोरी दिखाई थी वैसे 11 स्लाइड्स पे एक के बाद एक फटाक से वो स्टोरी आपको दिखाएंगे। 3.5 मिनट में आपको स्टोरी लिखनी है। 11 + 1 हो गए 12। जो आखिरी की स्लाइड्स है वो ब्लैंक होती है, वो आपको अपने मन से लिखना होता है। उसके बाद आएगा आपका वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, इस पर भी अलग से एक एक वीडियो में हम बात करेंगे। फिर तीसरे नंबर पे सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट आती है, ये सबसे स्ट्रेसफुल होता है। और आखिरी में आता है सेल्फ डिस्क्रिप्शन। अभी आप पैटर्न देख रहे हो, ये साइंटिफिकली उन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है कि जब भाई बच्चे सुबह सुबह नाश्ता करके आएंगे तो थोड़ा मन फ्रेश होता है, तो इनकी इमेजिनेशन को ज़रा टेस्ट करके देखते हैं। इसीलिए वो 11 स्लाइड्स, 11 इमेजेस जो बहुत ब्लर होती है, लेट मी टेल यू, एएफएसबी वाराणसी में तो बहुत ब्लर इमेज होती है, एकदम तो कुछ दिखता ही नहीं, और अगर आप पीछे बैठे हो तो बिल्कुल ही नहीं दिखेगा। तो सुबह सुबह फिर आपका ताज़ा ताज़ा इमेजिनेशन टेस्ट किया जाता है ऐसा मैं कहूँगा। फिर एक बार आप थक गए थोड़ा मेंटली इमेजिन कर करके, तो फिर आपको थोड़ा रिलैक्सेशन के लिए WAT दिया जाता है, जो एक बड़ा सा बुकलेट होगा, उसी में तीनों टेस्ट आपको सॉल्व करना है, चारों, सॉरी SDT भी उसी में होता है। फिर वर्ड एसोसिएशन होने के बाद आपको और टेंशन में डालने के लिए वो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट भेजते हैं, जिसमें लाइफ सिचुएशंस दी होंगी। और एक बहुत कॉमन सिचुएशन होती है, मान लो ये तो कॉमन ही होता है कि भाई आप ट्रैवल कर रहे हो और आपका डॉक्यूमेंट का फोल्डर चोरी हो गया, व्हाट विल यू डू। तो इस टाइप का वो SRT होगा। अब ये जो मैंने आपको बोला व्हाट विल यू डू, एक्चुअली ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता है, सिचुएशन होगा 3-4 लाइन का, और आखिर में डॉट 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 ऐसे दिया होता है, ताकि वो आपको आगे कंटिन्यू करना है। जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में आपको बोलते हैं कि व्हाट विल यू डू, हाउ विल यू रिस्पॉन्ड, उस टाइप का बिल्कुल वहाँ कोई पूछता नहीं है। सिंपल सेंटेंस होगा, उसको आपने कंटिन्यू करना है रिस्पॉन्स में। इसके क्या टेक्निक्स होते हैं इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी के लिए सेल्फ डिस्क्रिप्शन पे चलते हैं। अब ये जो तीनों टेस्ट है इसके अलग अलग टाइमिंग्स होते हैं, लगभग 2-2.5 घंटा आप कंटिन्यूसली लिख रहे होते हो। स्पेशली मैं उन बंदों को बता दूं जिनकी हैंड राइटिंग ख़राब है, बॉस यहाँ पे आपको प्लेन पेपर पे लिखना पड़ता है जो भी है। तो अगर आप लाइंड पेपर पे ही ठीक से नहीं लिख पाते, हैंड राइटिंग बेकार है, तो यहाँ पे आपको बहुत बुरे दिन देखने पड़ सकते हैं, बिकॉज एक ही साइकोलॉजिस्ट है जो ये सबके बच्चों के पेपर चेक कर रहा होता है, और आसान नहीं है 49-50 बच्चों के पेपर्स चेक करना, वो भी 2 घंटे में। तो थोड़ा उसका ध्यान रख के भी लाइक उस पर थोड़ी दया करो, और हैंड राइटिंग थोड़ा अपना रीडेबल आप रखिए। फिर ये तीनों हो जाने के बाद जब आप पूरी तरह से थक गए 2-2.5 घंटे में, फिर आती है सेल्फ डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ आपको मैं लॉजिक बता देता हूँ। लॉजिक ये है कि पहले तो बच्चे को थकाओ पूरी तरह से, और जब वो पूरा स्ट्रेस में आ जाए फिर उससे सेल्फ डिस्क्रिप्शन करवाओ। सेल्फ डिस्क्रिप्शन यानी उससे ये पूछो कि तुम खुद के बारे में क्या सोचते हो। इसका लॉजिक क्या है कि जब मिलिट्री एनवायरनमेंट में आप पूरी तरह से थक जाएंगे, तब आपकी जो आत्मा है वो बाहर आती है, आपकी रियलिटी बाहर आती है। और दुनिया भर की फौज इस एक प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि अगर किसी की हैसियत, किसी की रियलिटी, ओरिजिनली अगर मैं कहूँ तो उस बंदे की औकात अगर आपको पहचाननी है, तो आप उसे टेंशन में डालिए। और पूरी SSB प्रोसेस इस टेंशन के फॉर्मूले पे बेस्ड है। डे 1 जैसे आपने देखा पूरा दिन आपका बिजी था, डे 2 में भी आपको साइकोलॉजिकली स्ट्रेस डाला जाएगा। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, कितना भी साइकोलॉजी का किताब पढ़ लो या कितना आप स्मार्ट बन लो, इस प्रोसेस को आप कभी मूर्ख नहीं बना पाओगे। ये बहुत ही साइंटिफिक प्रोसेस है। आपकी रियलिटी खुद ब खुद आपको दिखने लगती है। एज इन माई केस, सेकेंड डे होते होते मुझे पता लग गया था मेरे थॉट प्रोसेस कैसे हैं, मेरे मन में कब कौन से विचार आते हैं। तो ये जो सेल्फ रियलाइजेशन की एक जर्नी है वो इस टेस्ट के बाद मेरे सामने हो गई थी। तो इसीलिए आखिरी में जानबूझ के SDT उन्होंने रखा है। तो अभी इसके डिटेल्स में हम नहीं जाते हैं क्योंकि आगे बहुत कुछ बताना है, वीडियो ऑलरेडी 25 मिनट का हो चुका है। तो आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा फिर साइकोलॉजी के बाद तीसरे दिन जो है GTO कंडक्ट किया गया मेरे बैच का, हम 12 लोगों का, 12 नहीं 10 ही थे हम। कुछ लोगों का इंटरव्यू पहले हो जाता है, ग्रुप एक्टिविटी बाद में होती है, तो ऐसा कोई शेड्यूल फिक्स नहीं है। एंड ग्रुप एक्टिविटीज़ में भी कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस फॉलो करना ऐसा कोई नियम नहीं है, वो लोग अपने हिसाब से करते हैं। इन माई केस फॉर माई बैच सबसे पहले लेक्चरेट कंडक्ट किया गया, सेम प्रिंसिपल कि भाई बंदे नाश्ता करके पहुंच गए सुबह सुबह, तो चलो इनका जोश दिखता है, तो इंडिविजुअली खड़ा करते हैं। और एक या शायद कितना मुझे याद नहीं है, हाँ एक ही था, एक आपको टॉपिक चूज़ करना होता है 4 में से। इसमें एक बहुत एक क्रिमिनल एक्टिविटी भी हमारे साथ हो गई थी,
एक बंदा ज़्यादा देड़शाना बनने की कोशिश कर रहा था, तो उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि ये किस तरह के नमूना कैंडिडेट्स एसएसबी में आते हैं, और ये आपने अवॉइड करना है, फालतू हरकतें ना करें आप, क्योंकि जो फिर जीटीयू ने उसे सबके सामने बेइज्जत किया, वो काफ़ी बड़ी बात थी, काफ़ी उसका इंप्रेशन और ग्रुप का इमेज खराब हुआ था। तो वो हरकतें आप ना करें, उस पर मैं बाद में बात करूँगा। तो लेक्चरेट में वो यही देखता है कि आप कैसे बोलते हो, हाउ इज़ योर प्रेजेंटेशन स्किल्स एंड ऑल। लेक्चरेट के बाद हमें इमीडिएटली ग्रुप डिस्कशन करवाया गया था। दोनों ग्रुप डिस्कशंस हुए, दो अलग अलग टॉपिक पे। एक टॉपिक जीटीओ सर ने खुद दिया था और एक टॉपिक हमें चूज़ करना पड़ा। ये हो जाने के बाद अब आपका इंटेलेक्चुअल लेवल तो उसने देख लिया, फिर हमें भेजा गया ग्रुप एक्टिविटी में। जानबूझ के मैंने सीसॉ यूज़ किया है, क्योंकि आप देखो, ये प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, हाफ ग्रुप टास्क, फाइनल ग्रुप टास्क, इसमें आपका ग्रुप मेंटालिटी, ग्रुप बिहेवियर और आप एक भीड़ में कैसे ऑपरेट करते हो ये देखा जाता है। दूसरी तरफ बैलेंस करने के लिए ये देखा जाता है कमांड टास्क। कमांड टास्क में कहेगा कि आप लीडर हो और आपने ग्रुप को सोल्यूशन देना है या आपकी टीम को। उसके साथ ही होता है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज एंड इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल। अब ये सीक्वेंस थोड़ा अल्टर हो सकता है, लेकिन जो इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल है वो एज यूजुअल आखिरी में किया जाता है, ताकि ये पूरा दिन, एंड बिलीव मी, 7 बजे हम लोग नाश्ता करके वहाँ पहुँचे थे, शाम के 5:30 बजे तक ये पूरा प्रोसेस चलता रहा। ना पानी की एक बूंद मिली, ना बाथरूम जाने को मिला और ना लंच करने को मिला। तो हमारे बंदे 6 बजे फिर डायरेक्टली रात का खाना खाने पहुँच गए। तो ये दिन आपका काफ़ी स्ट्रेसफुल है। तो जैसे साइकोलॉजी में आपका दिमाग उन्होंने देखा, इसमें आपका फिजिकल भी देखेंगे, मेंटल भी देखेंगे, साइकोलॉजिकल फैक्टर भी देखेंगे। और इसलिए सीसॉ है, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप एक्टिविटीज़ है, यहाँ पे इंडिविजुअल एक्टिविटी है थोड़ी बहुत, दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ता है। तो इस तरह से जो हमारा तीसरा दिन है वो बीता। अ, जी हाँ, तीसरा या चौथा शायद ये दिन था जीटीओ का। क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई, मेरे ग्रुप ने कैसे परफॉर्म किया, कौन सा बंदा आखिरी में सिलेक्ट हुआ, उसने जीटीओ में कैसे परफॉर्म किया था, इस पर मैं अलग से आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। और ये स्पेशलाइज्ड वीडियोज़ है, इसलिए इसमें मैं ज़्यादा फोकस अभी कर नहीं रहा हूँ। फिलहाल हम आगे चलते हैं, क्योंकि 30 मिनट्स में मुझे ये ख़त्म करना है पूरा। एंड स्टिल आई एम सेइंग कि मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ, आपको लग रहा होगा स्पीड से। डिटेल में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो यस, डेफिनेटली फ्री वीडियो मैं आपके लिए आगे बना दूंगा, नो इश्यूज़ विद दैट, क्योंकि अभी इतना एक्सपीरियंस तो आ गया है। सो लेट्स मूव अहेड। हाँ जी, तो अब हम आ जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे, विच इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स, विच इज़ योर पर्सनल इंटरव्यू। एग्जैक्टली ऐसा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत एएफएसबी वाराणसी में डार्क रूम था, एक दो लाइट ही चल रही थी और इतने ही डिस्टेंस पे लगभग वो बिठाते हैं। तीन चीज़ें आप याद कर लेना यहाँ, कि जो आपका फोल्डर है वो ठीक से बना लेना। एक्स्ट्रा करिकुलर अचीवमेंट के डॉक्यूमेंट प्लस आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स एक ही फोल्डर में आप अलग अलग अपने हिसाब से आप रख लो। तुम्हारे ये बंदा अंदर बैठा है, इसके अंदर जाने से पहले फोल्डर अंदर भेजता है जो पियून होता है वहाँ पे। वो ऑफिसर फोल्डर को स्टडी करेगा, 5-10 मिनट बाद आपको बुलाएगा। तो आपको समझ जाना चाहिए कि क्वेश्चंस किस पे बेस्ड होंगे। इस बंदे के पास, ये जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर है, इसके पास आपका पीआईक्यू होता है, कुछ एसएसबी में आपके साइकोलॉजी के रिस्पॉन्स भी इसके पास होते हैं, और आपका फोल्डर तो ये पढ़ ही चुका है। तो अब आपको पता लग गया कि इंटरव्यू किस बेसिस पे आएगा, कौन से टाइप के क्वेश्चंस होंगे। इंटरव्यू के ड्यूरेशन का यहाँ कोई मतलब नहीं है। 30-30 मिनट के इंटरव्यूज़ में भी बच्चे रिकमेंड होते हैं, और एक एक दो दो घंटे वाले कॉन्फ्रेंस आउट भी हो जाते हैं, सो डजेंट मैटर, क्वालिटी मैटर करती है। अब इंटरव्यू का मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया रहा है, बिकॉज सैनिक स्कूल से लेके मैंने एग्ज़ाम्स दिए हैं। एसपीआई का इंटरव्यू भी मैंने, लाइक आई वॉज दी ओनली पर्सन इन माई सिटी टू गेट सेलेक्टेड फॉर एसपीआई इन माई बैच। तो इंटरव्यू के लिए तो मैं आपकी स्पेशलाइज्ड वीडियो में अलग से बनाऊंगा। और यहाँ तीन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। एक, आप जो वेटिंग रूम में आपको बिठाते हैं अंदर भेजने से पहले, वहाँ पर आप क्या करते हो, बाकी बच्चों से क्या बातें करते हो, इसका आपके मूड पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। और एक तो ऑब्वियसली एक्चुअल इंटरव्यू है, क्योंकि ठीक से फोल्डर बना लिया, ठीक से वेटिंग रूम में इंतज़ार कर लिया, लेकिन अगर परफॉर्म नहीं कर पाए तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो उस पर भी हम आगे से बात करेंगे, बट यहाँ पर ये सिर्फ तीन चीज़ें जाननी ज़रूरी है। और इसके बाद बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में। अब आते हैं आखिरी दिन पे। एग्जैक्टली आप देखो, जिसे हम कॉन्फ्रेंस कहते हैं, जो पांचवा दिन है, कॉन्फ्रेंस में कुछ नहीं होता आपके हाथ में, मैं ओपनली आपको बता रहा हूँ। यू डोंट हैव एनीथिंग इन योर हैंड। पिछले 4 दिन में जो कुछ करना था आपने कर दिया। अब ये पांचवा दिन इन लोगों के हाथ में होता है। तो ये शायद कमांडर लेवल कॉन्फ्रेंस का फोटो है, लेकिन लेट मी टेल यू एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे के ऐसा
आपका कॉन्फ्रेंस कंडक्ट किया जाता है। लगभग इतने ही बंदे, जेंट्स या लेडीज़, कुल मिला के कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे होंगे। ये जो आप बीच के फूल वूल देख रहे हो, ये नहीं होता है, क्योंकि वो ऑफिशियल फंक्शन नहीं है, तो ये हटा दिया जाता है। ये पूरा पैसेज खाली होता है, ये किसी के आगे ऐसे बॉटल वॉटल भी नहीं होती है। और ये बंदा होता है प्रेसिडेंट, ही इज़ द मेन कमांडिंग ऑफिसर ऑफ द एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड। इसके सीधा आगे 15-20 फीट पे आपको बिठाया जाएगा। एंड लेट मी टेल यू, कॉन्फ्रेंस रूम में एंट्री से लेके आखिरी तक 30 या 40 सेकेंड, मैक्सिमम हो गया तो 2 मिनट आपको मिलेंगे। 3-4 सवाल आप पे डायरेक्टली पूछे जाएंगे। इन माई केस, एज सुन एज आई एंटर्ड, तो दरवाजे पे मे आई कम इन बोलने का भी मुझे मौका नहीं मिला। प्रेसिडेंट साहब ने डायरेक्टली बुलाया, नाम लेके सिट डाउन बोला, तो मैं बैठ गया। 2 सवाल प्रेसिडेंट सर ने पूछे, और यहाँ से एक ऑफिसर ने सवाल पूछा, और यहाँ से एक। वो इतना सब फास्ट हो जाता है कि आपको मौका ही नहीं मिलता ये देखने का कि सवाल पूछा किसने। अब ट्रिक मैं आपको यहाँ पे ये बता दूँ कि सवाल वही बंदा पूछता है जिसने पिछले 3-4 दिन में आपको देखा है। यानी या तो वो आपका साइकोलॉजिस्ट होगा, या इंटरव्यू जिसने लिया वो होगा, या आपकी ग्रुप एक्टिविटी आपके बैच के लिए जिसने कंडक्ट की वो बंदा होगा। तो अगर वो आपको यहाँ पे दिखे नहीं तो डरना नहीं है, किसी की भी तरफ देख के आप जवाब दे सकते हो, बट प्रेफरेबली उस बंदे को आप फाइंड आउट कर ही लो इसमें से वो कौन होगा। और कुछ इसी तरह का सीन कॉन्फ्रेंस में होता है। और कॉन्फ्रेंस में ये सिर्फ डिसाइड किया जाता है कि आप सिलेक्ट होंगे या नहीं, अदर इट इज़ अ येस और अ नो। तो आपके हाथ में ज़्यादा कुछ होता नहीं है। हाँ, उनको अगर आप पे डाउट है तो थोड़ा बहुत वो आपसे सवाल पूछ लेंगे। अदरवाइज़ 30 सेकंड के अंदर, मेरा तो 30 सेकंड्स में कॉन्फ्रेंस आउट मैं हो गया था वहाँ पे। और वहाँ पर आपको 5वें दिन तक थोड़ा बहुत पता लग ही जाता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। सो दैट इज़ हाउ द कॉन्फ्रेंस ऑल्सो वेंट। एंड देन, सो दैट इज़ हाउ द कॉन्फ्रेंस वेंट। और एज़ यूजुअल कॉन्फ्रेंस के दिन आपको नाश्ता करवाएंगे, ऊपर के रूम में बिठाया जाएगा। तो वहाँ जो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगा होता है, उस पर नंबर्स आते हैं, आपके चेस्ट नंबर। फ्रेशर्स का कॉन्फ्रेंस हमारे यहाँ पहले हुआ, फिर स्क्रीन आउट वाला जो सेकंड ग्रुप था उन बंदों को लिया गया, और आखिरी में जो बड़े वाले रिपीटर थे उनकी कॉन्फ्रेंस बाद में हुई। तो कुल 3 घंटे में कॉन्फ्रेंस सबकी हो गई। फिर आपको लंच के लिए भेजा गया, और लंच हो जाने के बाद एज़ यूजुअल जैसे पहले दिन होता है, बाहर लगेज के साथ खड़ा करके रिज़ल्ट अनाउंस होता है। तो ये फाइनली हुआ था मेरी बैच में 198 की रिपोर्टिंग। अब वो 12-13 बंदे तो निकल गए डॉक्यूमेंटेशन की वजह से, उसमें से 49 स्क्रीनड इन हुए, उसमें से सिर्फ 3 रिकमेंड हुए। तो एएफएसबी का ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि अंदर तो बहुत बंदे आ जाएंगे, लेकिन फाइनल सिलेक्शन 1, 2, 4 ऐसे होता है। उन 3 में भी 2 फ्रेशर्स थे, जिसमें से एक मेरी बैच में था, और एक रिपीटर था जो चौथे अटेम्प्ट में धीरज उसका नाम है, वो एजुकेशन ब्रांच के लिए सेलेक्ट हुआ। अब इस पूरे 5 दिन के प्रोसेस में जो लर्निंग्स थी, जो पॉजिटिव और निगेटिव मैंने देखे, उस पर मैं डिटेल में आने वाले वीडियोस में बात करूंगा। जैसा मैं आपको पहले बताया था कि एक सेल्फ रियलाइजेशन का ये जर्नी था, तो उसके बाद हमने ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था, ऑल इंडिया डिफेंस एस्पिरेंट्स फोरम। व्हाट्सएप का भी इसका एक ग्रुप था पहले, लेकिन अभी सिर्फ टेलीग्राम पर है। तो इसी नाम से चैनल है, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। और जब से, अब लाइक पिछले साल ये मेरा एक्सपीरियंस हुआ, तब से लेके आज तक काफ़ी कुछ हुआ है। और एक अजीब सी हरकत जो मेरे साथ हुई कि भाई मेरा तो सिलेक्शन नहीं हुआ अब तक, फाइनल लिस्ट में तो मैं नहीं आया, फाइनल जॉइनिंग भी मेरी हो नहीं पाई, बट जिन बंदों को मैंने गाइड किया है उनमें से कुछ बंदे सिलेक्ट हुए। तो ओवरऑल एक सेल्फ रियलाइजेशन का ये जर्नी है, और इसीलिए मैंने ये ऑनलाइन फ्री प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था सभी के लिए। इस प्लेटफॉर्म से अब तक 4 बंदे फाइनल ज्वाइनिंग कर चुके हैं, जिसमें से एक लड़की भी है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो फ्री है, आप ज्वाइन कर लीजिए। गाइडेंस प्रोग्राम अभी के लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, आगे जाके शायद उसमें थोड़ा पेमेंट आ जाए। सो ओवरऑल ये एक जर्नी थी हमारी मेरे पहले एसएसबी एक्सपीरियंस की, जो मैंने जनरल लेवल पे बताई। फिर एक एक दिन वहाँ डिटेल में क्या हुआ, किस बंदे ने कैसे बिहेव किया, कौन सी क्वालिटीज़ हमारी वहाँ सामने आ गई, कैसे वहाँ एक दूसरे का पॉलिटिक्स, एक दूसरे को देखने का नज़रिया सामने आता है, इस पर हम आराम से विस्तार में बात करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए अगर आपको अच्छा लगा, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लो ताकि वो वीडियो जब भी आए आप एटलीस्ट सबसे पहले देख पाओगे। ठीक है। तो अभी वैसे भी काफ़ी लंबा हो चुका है वीडियो, मैं एक्चुअली एक एक बात करना चाह रहा था इसमें, बट दिस हैज़ बिकम वेरी लॉन्ग। सो नॉट टू वरी अबाउट इट, मैं छोटी छोटी वीडियोज़ आगे बनाऊँगा आपके लिए, एंड प्लीज़ वॉच दम। जय हिंद।